अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत हुई है। ईरान में यूरेनियम संवर्धन का काम जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान, ये तय हुआ है। ट्रंप ने दावा किया था कि अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे, एनरिचमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। तो आखिरकार अमेरिका और ईरान में करार हो गया है। जो खबरें आ रही है ट्रंप की, क्या इस करार के साथ ही हार हुई है? खबर क्या है? एमओयू के बाद यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान, जो ट्रंप बोल रहे थे हर हाल में देना होगा। नंबर 2, ईरान को कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी दी गई, यानी कम स्तर पर, लो लेवल पर करता रहेगा। ईरान के पास ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम, यानी ना ही किसी तीसरे देश या फिर अमेरिका को मिल पाएगा। अमेरिका को ईरान यूरेनियम सौंपेगा नहीं, ये क्लियर कर दिया है ईरान ने। यूरेनियम संवर्धन मंजूरी, ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इसी यूरेनियम को लेकर तो अमेरिका कह रहा था कि कभी भी ईरान इसी यूरेनियम से हथियार बना लेगा। यूरेनियम संवर्धन रोकने में ट्रंप नाकामयाब हुए हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है। टीवी9 के पास क्या जानकारी है? ईरान से ओबामा की संधि को ट्रंप ने तोड़ा था। ओबामा की संधि में 3.67% संवर्धन की अनुमति दी गई थी, यानी जब ओबामा के शासनकाल में संधि हुई थी तभी यह तय हो गया था। संवर्धन पूरी तरह से रोकने के लिए ओबामा संधि को तोड़ा गया। 3.67% संवर्धन ऊर्जा और मेडिकल के काम में आता है। ईरान ऊर्जा की अगर बात करें, मेडिकल के लिए संवर्धन का जो दावा है वो किया जा रहा है। संवर्धन जारी रहना ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि डील भले ही अभी दोनों देशों के बीच में हुई हो, लेकिन यहां जीत ईरान की नजर आ रही है। जी हां, और जिक्र हुआ है ईरान के न्यूक्लियर जखीरे का। आपको बता दें कि IAEA जता चुका है ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर चिंता। जो संवर्धित यूरेनियम आज की तारीख में ईरान के पास है, उसको लेकर चिंता का इजहार किया था कुछ दिनों पहले IAEA ने भी। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया गया। ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यह IAEA ने भी माना था। 60% संवर्धित यूरेनियम से 10 एटम बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ईरान के संवर्धित यूरेनियम के ठिकाने की जानकारी भी नहीं है किसी को। भूमिगत टनल के अंदर संवर्धित यूरेनियम होने की आशंका है। इमाम हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर हासिल क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को? इतने दिनों की जंग के बाद ईरान पर जंग थोपी गई, पूरी दुनिया पर उसका इतना नकारात्मक, इतना नेगेटिव असर पड़ा, और फिर वही ढाक के 3 पात जो ओबामा के कार्यकाल में समझौता हो गया था, ईरान तो उसके लिए राजी ही था। ईरान ने कब कहा कि वो परमाणु बम बनाने जा रहा है, और अब वही सारी बातें कहकर डील क्लोज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो हासिल क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो होना ही था, और अभी भी हम श्योर नहीं है कि अमेरिका डील तो कर रहा है, कहीं फिर वो कल अटैक न कर दे ईरान के ऊपर। तो समझौता तो एक मंजिल तक पहुंचा है, एक लेवल तक आया है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है। और ईरान की जितनी भी शर्तें थी वो सब लॉजिकल थी, और वो सब उसका अधिकार था, उसके मुल्क का अधिकार था। जिस तरह से अमेरिका ने इसराइल के कहने पर, और इसराइल ने उनके सुप्रीम लीडर को मारा, शहीद किया, और इस तरह से नुकसान पहुंचाया। दुनिया अब ट्रंप से सवाल ये करे कि जो ये क्राइम हुआ है, जो इतने लोग मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आपको ये बात करनी थी, जंग से पहले भी ईरान यही कह रहा था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, और हमारे यहाँ एक फतवा होता है, जब फतवा जारी हो जाता है तो उस पर अमल किया जाता है। खामनेई साहब का फतवा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये मानवता के खिलाफ है जी। जब ये टेबल पे बात हो रही थी, तो फिर आपने क्यों जंग थोपी, फिर आपने क्यों मारा? और आज उसी बात पर 2 महीने 2.5 महीने इतना नुकसान पहुंचा के, दुनिया में एक हंगामा करके, हमारे भी देश पर, भारत पे भी काफी उसका असर पड़ा। आज हमारे यहाँ तेल महंगा हो गया, हमारी इकोनॉमिक पे असर पड़ा,
हमारे कुछ देश के लोग अरब कंट्री में मारे भी गए, हमलों में जख्मी भी हुए। ये तमाम चीजों को लेकर सवाल हमारा ये है कि इस क्राइम की सजा ट्रंप को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बात जंग से पहले हो रही थी वही आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, भरत बरई जी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। भरत साहब, ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि हार तो हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ईरान की मांगों के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा, लेकिन क्या ट्रंप को इसका हिसाब चुकाना होगा? मिड टर्म इलेक्शन में क्या ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी? देखो, मैं आपके ये स्टेटमेंट को नहीं मानता कि ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की हार हुई है। आप देखो, कोई भी देश ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सिग्नेचर किया है, ईरान ने भी किया है, तो वो 3.7% यूरेनियम से IAEA की निगरानी में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत भी करता है, सभी दुनिया के देश वो कर सकता है। तो ईरान को भी ये अधिकार था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर कि 3.75% यूरेनियम का एनरिचमेंट होना चाहिए। तो ईरान को जो पहले भी था वो भी मिला है, और सब दुनिया के देश जो है। सर, लेकिन मुद्दा ये तो नहीं था। मुद्दा तो ये था कि 60% संवर्धित यूरेनियम ईरान को, अमेरिका को या IAEA को सौंपना होगा। ईरान उसके लिए तैयार नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मांग पर सरेंडर किया। देखो, ऐसी बात नहीं है, उसका डिटेल आया नहीं है, लेकिन जब तक मैं जानता हूं, ईरान अपना जो 60% प्रतिशत जो एनरिचमेंट यूरेनियम है उसने जाहिर नहीं किया था और छुपा छुपा कर किया था। वो यूरेनियम को डाइल्यूट कर देंगे और उसको 5% से ज़्यादा कम कर देंगे। अगर उसको 5% से ज़्यादा ईरान कर सकता है तो ये सॉल्यूशन तो मैंने आपकी चैनल में 10 दिन पहले भी बताया था कि हाँ, एक हो सकता है या रशिया को दे सकता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान एटम बॉम्ब बनाने के लिए 60% यूरेनियम से ज़्यादा 90% यूरेनियम तक मिलना चाहिए। अब वो जो यूरेनियम है वो तो बमबारी से अमेरिका बोलता है कि डट गया है इस्फहान में, फोर्डो में और नटांस में, जहाँ भी हो। सर, अभी IAEA की ताजा रिपोर्ट है कि 60% संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम ईरान के पास मौजूद है। ये तो सीधे सीधे बात है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ऐलान नहीं किया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान सौंपने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें। करुणा। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर क्या है। अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंस गया है। परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में होगी वार्ता। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, परमाणु डील पर फिलहाल अभी बातचीत जारी है। अभी इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ, यानी क्लैरिटी अभी पर इस पर नहीं हो पाई है कि करना है तो क्या करना है, क्योंकि 60% जो संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो तो इस वक्त ईरान के पास है और करीब 400 किलोग्राम की मात्रा में अभी उसके पास ये है। तो उसका क्या होगा? तो डील में ट्रंप की हार कैसे हुई है ये आप जानिए, और ईरान की जीत के मायने क्या है, दोनों बातें आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर पर 60 दिन बाद जो बात है वो होगी, ये कहा गया है। ये एक तरह से ईरान के लिए बड़ी जीत है। इसके मायने क्या है? ठंडे बस्ते में यूरेनियम का मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड हटेगा, यानी कि जो ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में था, इसके मायने आप समझिए। ईरान की सप्लाई चेन अब इससे बहाल होगी, यानी कि ईरान ही यहां पर भी अपर हैंड के साथ नजर आ रहा है। फ्री संपत्तियों को लेकर लगातार ईरान अपनी डिमांड रख रहा था। फ्री संपत्ति से $24 बिलियन जो है उसको रिलीज किया जाए। जब संपत्ति मिलना एक बहुत बड़ी राहत है ईरान के लिए, और ईरान ये बोल भी रहा था हॉर्मुज में सर्विस चार्ज ईरान लेगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, और अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यानी कि ईरान की कैसी ये जीत है, हॉर्मुज में एक सर्विस चार्ज के तौर पर भी बात बनी है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। ईरान के पुनः निर्माण का जो फंड है वो भी अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा, और जो बाकी सहयोगी देश है वो भी इसमें मदद करेंगे। $300 बिलियन मिलेंगे ईरान को
और इस वक्त संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। सर एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार सवाल एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर तो है ही, और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी 60 दिन के बाद कोई क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या होगा नहीं होगा। यानी 60 दिन के बाद अगर ईरान की तरफ से उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर से तो हालात खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल करना, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। जिस प्रकार से ट्रंप साहब के ट्वीट आते रहते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ से मैं गिनती कर रहा था कि 39वां या 40वां ये ट्वीट आया है कि जब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति हो गई है। देखिए अभी MOU की बात हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम आगे पीस की बात करेंगे। 19 तारीख को मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ ना कुछ आगे बढ़े। पर जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि कितनी डिमांड ऐसी है कि जहां पर अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ, चाहे मिसाइल की रेंज हो, एनरिच्ड यूरेनियम हो, या फिर प्रॉक्सीज की मदद हो, या फिर रेजिम चेंज हो, सब वैसे के वैसे हैं। लड़ाई तो फिर क्या है, लड़ाई आज खाली हॉर्मुज खोल रहा है, जो कि बाद में इस लड़ाई का बाई प्रोडक्ट था। हॉर्मुज के ऊपर तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी और वो खुल रहा है। अब इजराइल कहाँ पे है? अमेरिका इजराइल कॉन्फिडेंस में लिया गया है। जिस प्रकार से बातचीत तो इजराइल तो साइड में, क्या इजराइल मानेगा? लेबनान पर हमले रोकेगा? आज भी हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बेरूत पे हमले किए गए। क्या ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ईरान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। हिजबुल्लाह कह रहा है मैं आपके चक्कर में लड़ाई में कूदा, आज आप पीछे हट गए, आप मेरे को अटैक नहीं करो, तो कहीं ना कहीं ये मसला भी चलता रहेगा। तो इस समय में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये खबर से कि कुछ बातचीत हो रही है, ईरान ने भी कहा हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, शायद कुछ एक एक कदम वहाँ पे पीछे हटें, जिसका असर हम देख रहे हैं शेयर मार्केट पर, जिसका असर देख रहे हैं हम क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। पहली बार मैं देख रहा हूँ लड़ाई के शुरू के बाद $84 से नीचे आया, 110, एक महीना पहले $110 था। आप सोचिए दुनिया की इकॉनमी पर, दुनिया के इस पे बेहतर है, जनता स्वागत कर रही है, दुनिया स्वागत कर रही है, अच्छी बात है। शायद कुछ मसला निकले, एक हल्की सी आशा की किरण मुझे नजर आती है, हालांकि बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। रवि ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, आपने हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया, आपने लेबनान का जिक्र किया। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आपको भी ताजा खबरें तो यही मिल रही होंगी कि लेबनान पर इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है। ये एक मुद्दा क्या आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर आने वाले वक्त में फिर से जंगी शोले भड़क सकते हैं? ईरान का लेबनान को अकेला छोड़ना ये आने वाले वक्त में कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा, क्योंकि इजराइल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कुछ घंटे पहले जब ईरान की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया था कि हाँ हम 19 जून को साइन करने जा रहे हैं MOU, उस वक्त ईरान के विदेश उप मंत्री ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये डील तो की घोषणा नहीं हो रही थी, लेकिन जब ईरान ने ये कहा कि हम इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि इजराइल लेबनान पर कार्रवाई कर रहा है, तब जाकर ट्रंप जो है सो दबाव में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है फिर इस डील पे साइन करते हैं, 19 तारीख को करते हैं। मतलब कुछ घंटे पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया जाने वाला था, लेबनान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ कल शाम में IDF ने इजराइल की सरकार को और सेना को कहा था कि तैयार रहो, सो ईरान का हमला होगा। और अगर हमला हुआ होता तो आप जानते हैं कि फिर उसके बाद इजराइल का पलटवार होता और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में जिस डील की बात कही जा रही है, जिस पर साइन होने की बात कही जा रही है 19 तारीख को, उसमें एक सबसे मूल बात यह है कि जब तक ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन बनाएंगे, तब तक शांति आ कैसे सकती है? उससे पहले कोई भी डील आप साइन कर लें वो प्रभावी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि आज की तारीख में जब IDF साउथ लेबनान में लितानी नदी को पार करके बैठा हुआ है, बेरूत तक पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के हम ड्रोन से हमले होंगे, रॉकेट से हमले होंगे, तो हम क्यों ना हमले करें। तो अगर IDF खाली नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस पोजीशन में है कि वो नेतन्याहू को इस बात के लिए मना सकेंगे कि आप लेबनान खाली कर दो, और अगर वो नहीं खाली होता है तो फिर ईरान का मकसद तो आपको लगता है कि नेतन्याहू को बिना मनाए डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है, बिना नेतन्याहू को मनाए क्या ये डील मुमकिन होगी? क्या ये जंग रुक पाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त केवल ईरान की तरफ से एक ही बात में हामी भरी गई है कि ट्रंप साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन ईरान जेनेवा में मनाने को तैयार हो गया है, कि वो 19 तारीख को एक डील के लिए आएंगे,
ताकि ट्रंप साहब कह सकेंगे देखो हमने भी कुछ किया था। और हालांकि सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं कि ओबामा ने की डील से ये कौन सी डील बेहतर है, लेकिन हाँ फिर तो ये सोचना पड़ेगा, फिर तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन कितने दिनों तक टिक पाएगा। बिल्कुल। और ईरान के दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। फ्रीज किए गए फंड पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, गलत तरीके से पेश की गई बात, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। वादों को पूरा किए बिना फ्रीज रकम नहीं मिलेगी। नाकेबंदी और समुद्री प्रतिबंध भी अभी नहीं हटेंगे। एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। तो अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। अब दोनों तरफ से डील को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। किसका क्या दावा है आपको तफसील से बताते हैं। एक और अमेरिका का दावा है फ्रीज फंड रिलीज नहीं होगा। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि फ्रीज फंड से अरबों डॉलर उसे मिलने जा रहे हैं। इस पर सहमति बन गई है, अमेरिका मान गया है। इसी तरह अमेरिकी दावे के मुताबिक फ्रीज फंड पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसे 12 अरब डॉलर मिलेंगे। अमेरिका कह रहा है कि बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, यानी कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से अमेरिकी फौज पीछे हटेगी। इसका तो ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। अमेरिका ने बताया है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटेंगी। ईरान कह रहा है फाइनल डील के बाद ही बारूदी सुरंग हटना संभव है। अमेरिकी दावे के हिसाब से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क बन चुका है। तो ईरान कह रहा है कि यूरेनियम पर 60 दिन बाद ही बात होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब 60 दिन बाद बात होगी तो होगी। इन 60 दिनों में भी जंग भड़कने के आसार हैं, जैसा कि मनीष कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस समझौते की दुहाई दी जा रही है, जिस पर 4 दिनों के बाद हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है, वो टिक पाएगा क्या? देखिए समीर, मैं अमेरिका की पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मुझे लगता है ये डील में 2 बातें साफ साफ उभर के आई। हाँ, लेट्स मेंटेन स्टेटस को ऑन न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू पे स्टेटस को रखिए। 60 दिन में हम देखेंगे किस तरीके से डील जाएगा। एंड लेट्स एंगेज विद ईरान के साथ। इसका 2 फायदा अमेरिका को शॉर्ट टर्म हो रहा है। पहली बात कि उसकी जो घरेलू राजनीति है उसमें उनको थोड़ा सुधार मिलेगा। उनको थोड़ा जो उनकी जो ग्राफ गिर गया था वो सुधार ऊपर आएगा, जिससे उनको आगे फायदा होगा। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि खराब हो गई थी कि अमेरिका डील नहीं कर रहा, बजाय कि ब्लॉकेड कर रहा है, नेवल ब्लॉकेड कर रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहा है, तो वो दूसरा एंगेजमेंट की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मुझे लगता है समीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म का क्या है कि अभी तक अमेरिका एक तरीके से ईरान में डिफीट ही पाया है। जो उनके लक्ष्य थे, खामनेई को खत्म जरूर किया, लेकिन आप फतेह नहीं कर पाए ईरान को, ना न्यूक्लियर इश्यूज को, ना बाकी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, डीप फ्रीज करने की प्रॉपर्टी की बात आ रही है। तो अमेरिका ईरान में घुसना चाहता है कि घुस के उसको ऐसे एंगेज करो, जो अमेरिका का एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है कि वहाँ की सोसाइटी में एक परसेप्शन बनाओ, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो, जो पहले भी कोशिश किया था। मुझे लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है, और वो लॉन्ग टर्म प्लान ईरान में ईरान की ताकतों के माध्यम से ईरान के जो IRGC और जो थियोक्रेट्स हैं उनको डिफीट करने का मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन सवाल जो आता है, देखिए, लेकिन सवाल जो आता है कि अब इजराइल, जो कि आतंकवाद के मुद्दे को लेके जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज है, और संजय भारद्वाज सर, एक और बड़ी बात है जो अभी हमने खबर भी दिखाई कि अमेरिका ने भी तो बोल दिया है कि अभी फिलहाल जो डील की बातें उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पहले जो डील में, यानी कि समझौते में तय हुआ है, पहले इस पर ईरान कुछ काम करेगा, कुछ इस पर आगे कदम उठाएगा, उसके बाद ही चाहे ब्लॉकेड हो या फिर जो भी बातें कही जा रही वो मुमकिन हो पाएंगी। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर रात में हमले की तैयारी कर रहा था ईरान। अभी इसका जिक्र भी मनीष झा की तरफ से किया गया। ईरानी विदेश उप मंत्री कासम गरीबाबादी का दावा, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, लेबनान पर हमला बंद करे इजराइल। ईरान की धमकी के बाद MOU की शर्तों में बदलाव। और इस बीच देखिए, सबकी निगाहें नेतन्याहू पर भी हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि लेबनान पर किसी भी समझौते से इजराइल बंधा हुआ नहीं है। इजरायली सेना लेबनान में मौजूद रणनीतिक ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा इजराइल, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू।
तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं अपने रुख से। इजराइल को झटका क्यों? नेतन्याहू का दावा और हकीकत देखिए। ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, दावा ये कर रहे थे नेतन्याहू, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यहां पर मुंह की खानी पड़ी। नेतन्याहू का दावा प्रो इजराइल ईरान बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। यह तभी मुमकिन था जब ईरान में रिजीम चेंज हो जाती और अमेरिका की पिट्ठू सरकार यहां पर बैठ जाती, लेकिन यह भी नहीं हो पाया। बिल्कुल, नेतन्याहू का दावा और अभी मौजूदा हकीकत क्या है, यह आपको हम बता रहे हैं। तो ईरानी परमाणु संवर्धन पर ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं हो, बल्कि यह कहा गया है कि लो एनरिचमेंट लगातार होता रहेगा। नेतन्याहू क्या दावा कर रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी ब्रेक लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार उसको ईरान आगे बढ़ा रहा है। प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास, हूती हो, उनकी फंडिंग पर ब्रेक, लेकिन हकीकत क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो प्रॉक्सीज हैं अभी भी वो जस के तस बने। वो इमाम हैदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, इमाम जैदी साहब, एक बात बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए, 19 जून को साइन हो जाए, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने दिखाया कि नेतन्याहू तो बहुत बड़े दावे कर रहे थे, पूरी तरह सब कुछ बदल जाएगा ईरान के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या इस सीज़फायर में एक विलन के तौर पर इजराइल आगे साबित हो सकता है क्या? देखिए, जब तक इस्राइल राजी नहीं होगा, अमेरिका डील नहीं करेगा। अभी भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने पीछे भी बहुत धोखा दिया है। ईरान, अमेरिका और इस्राइल से ज्यादा जो इंटरनेशनल दबाव है, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रूड ऑयल की बिना पे हो, चाहे वो गैस की बिना पे हो, और मुल्क जो ईरान के दोस्त भी हैं, जो ईरान के टाइप भी हैं, इसलिए ईरान इस बेस पर के ये प्रॉब्लम इकोनॉमिकल, जो क्रूड के ऑयल होने के महंगे होने की बिना पे हो रहा है, ये थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए वर्ल्ड को जी। अदरवाइज ईरान भी जानता है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका डील साइन करने के बाद भी हमला करेगा कि नहीं करेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है जी। जब तक अमेरिका इस्राइल पे प्रेशर नहीं डालेगा, जब तक लबनान की जंग, क्योंकि लबनान ईरान समझिए एक है। हाँ। ये आप सोचे कि लबनान को ईरान छोड़ देगा, ये मुमकिन नहीं है। और लबनान के मामले पर डील पे हस्ताक्षर कैसे करेंगे? अगर ये कहेंगे कि अगर ईरान और लेबनान एक ही हैं, लेबनान पर हमला, ईरान पर हमला है, तो फिर डील पर साइन कैसे करेंगे 4 दिनों के बाद? डील पे साइन अमेरिका से हो रही, इस्राइल से नहीं हो रही। इस्राइल से तो ईरान कभी समझौता नहीं करेगा। नहीं, ईरान अमेरिका डील के पे बीच, साइन अमेरिका से हो रही। ईरान और अमेरिका के बीच तो डील हो रही ना, उस डील पर साइन कैसे करेंगे अगर ये मानेंगे कि लेबनान भी ईरान है? नहीं, डील पे साइन अमेरिका से हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? डील पे साइन अमेरिका से हो रही है। अमेरिका ने जो हुर्मुज रोका हुआ है, अमेरिका कह रहा है ना कि जो ये यूरेनियम है उसको आप हमें वापस करें। मतलब इजराइल लेबनान पर हमला जारी रख सकता है, लेकिन आप अमेरिका के साथ डील कर, ईरान अमेरिका के साथ डील कर लेगा। आप मतलब मैं आप ईरान को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ईरान भी इजराइल पे हमला करेगा, इसका डील से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका डील से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अगर डील हो जाती है और इजराइल हमला करता है लेबनान पर, तो ईरान इजराइल को इसका जवाब देगा, इसका अमेरिका के साथ डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान आया है, जिनेवा जाने की योजना बना रहे हैं, ये कहा है वेंस ने। राष्ट्रपति ट्रंप के भी शामिल होने की संभावना है। पीस डील में इजराइल भी शामिल है, ये कह रहे हैं वेंस। डील से मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, जिनेवा जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। बाखिर कालिबाफ भी जाएंगे जिनेवा, जो ईरानी संसद की स्पीकर है। अमेरिका के साथ एमओयू पर साइन किया जाएगा। और वहीं अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का बयान आया है। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए। लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ईरान में डील हुई है, पाकिस्तान के पीएम का बयान। और देखिए आप, अमेरिका और ईरान डील पर शहबाज शरीफ का एक और बयान। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह होगा। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए, अगर सब कुछ तय हो गया है और अब बस सिर्फ एक औपचारिक साइन होना है, तो इन बैठकों का क्या मतलब है?
अभी भी बहुत पेच फंसा है, कम से कम शहबाज शरीफ के इस बयान से समझा जा सकता है। बिल्कुल देखिए, और इसमें एक पहलू और भी है कि पिछले 47 साल में जब तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई थे, उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी थी कि अमेरिकियों से हाथ नहीं मिलाना है, और अभी उनको सुपुर्दे खाक हुए भी नहीं किया गया है। और उससे पहले आप देखिए तो ईरानी साइड भी अमेरिकियों के साथ दोबारा से हाथ मिलाने जा रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में तो हाथ मिलाए ही थे, और अब जेनेवा में भी हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो ये भी देखिए। दूसरी बात है कि कहीं अमेरिकी झांसा तो नहीं दे रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, कम से कम आयतुल्लाह अली खमनेई साहब तो यही कहते थे। और आज की तारीख में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहाँ हैं और किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना अमेरिका को पता चल रहा है, ना इजराइल को पता चल रहा है। तो इससे बेहतर और क्या होगा कि डील के नाम पर आप ईरानियों को थोड़ा कम अलर्ट हो रहने दें, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद थोड़ी और जानकारी। थोड़ी सी कमी है भारत बरई साहब, जो हालात बन गए हैं और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि ईरान की शर्तों के सामने फाइनली अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख घरेलू ऑडियंस के सामने कैसे बचाएंगे? आपको लगता है कि यह एक बड़ा चैलेंज होगा? देखो, आपने जो बताया कि ईरान के शब्द शर्तों पर उन्होंने सरेंडर कर दिया, मैं नहीं मानता कि वो ठीक है। एक तो इमाम साहब बोल रहे थे कि लेबनान और ईरान एक हैं। ये इमाम साहब ये बोल सकते हैं हज़बुल्लाह और ईरान एक है, लेकिन हज़बुल्लाह लेबनान की बस्ती में सिर्फ 30% है। लेबनान में 30% सुन्नी मुस्लिम है जो हज़बुल्लाह के खिलाफ है। वो बोलते हैं कि अननेसेसरी लेबनान को उन्होंने वॉर में ड्रैग कर दिया है। ईरान की बस्ती में 30% मेरोनाइट क्रिश्चियन है। उसका प्रेसिडेंट जो जोसेफ लेबनान पे अटैक कर रहा है, इसराइल जो लेबनान पे अटैक कर रहा है, उसमें सुन्नी, क्रिश्चियन, शिया सब मारे जा रहे हैं। नहीं जी, अब मैंने जो आपकी हमला बात कर रहा से है, हम उसमें सब मारे जा रहे हैं। सुन्नी शिया का मैटर न लाएं आप। इमाम साहब, उसके प्रधानमंत्री जो लेबनान है, कर रहे हैं, आपका जो प्रोपेगेंडा है ना, यही हमेशा से रहा है, गलत बात करो, गलत फैलाओ। चलिए ठीक है, ये लंबी बहस है। अगर एक दूसरे के बयानों पर इसी तरह सवाल उठाने लगे तो फिर इसमें बहुत वक्त जाया हो जाएगा। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा को करने के लिए, इसलिए आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।